हेलो, ये लेक्चर आपका मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। ये आपका तीसरा चैप्टर है अप्लाइड मैकेनिक्स का। इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे और फिर हम उसकी यूनिट्स को देखेंगे और हम कैसे मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम वेरिगॉन्स थ्योरम देखेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट डिस्कस करे जाएंगे और फिर उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। मेनली इनका एप्लीकेशन आपका लीवर्स में होता है, स्टील यार्ड में होता है या सेफ्टी वॉल में होता है, और कई बार आप इसका यूज़ करते हो रिएक्शन कैलकुलेट करने में किसी भी सपोर्ट में। उसके बाद हम पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और उनके रिजल्टेंट कैसे निकाले जाते हैं वो देखेंगे। फिर हम कपल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एक बॉडी के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर में हम जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे जब किसी बॉडी के ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, और लास्ट में हम रिजल्टेंट की पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मोमेंट को यूज़ करके। कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देती है, तो इस चीज़ को हम मोमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हो तो आप उसके एक सिरे पे फोर्स लगाते हो और वो जो दरवाज़ा है वो हिंज के अबाउट रोटेट करता है। ये जो फिनोमिना है, जब आप फोर्स एक्सिस से या हिंज से थोड़ी दूरी पे लगा रहे होते हो और मोशन हो रहा होता है सर्कुलर, तो ये आपका एक तरह का मोमेंट होता है। मोमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि वो फोर्स का टर्निंग एक्शन है। मोमेंट आपका प्रोडक्ट होता है फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का रेफरेंस एक्सिस से या पॉइंट से जिसके अबाउट रोटेशन मोशन हो रहा होता है। इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर। टॉर्क भी आपका एक तरह का मोमेंट होता है। नीचे दिए हुए फिगर में जो डी है आपका, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और जहाँ पे आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। तो जो मोमेंट उस नट के ऊपर लगेगा वो हो जाएगा आपका F इंटू डी, और वो इस नट को खोलने या टाइट करने में यूज़ होगा। नीचे दिए हुए फिगर में बी पॉइंट पे एक फोर्स काम कर रहा है F। ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है और ये इंक्लाइंड है एंगल थीटा पर। अब ये जो फोर्स F है, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो Fx है और ये आपका F साइन थीटा के बराबर है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका Fy या F कॉस थीटा के बराबर है। अब अगर हम मोमेंट निकालें A पर, तो वो आपका F इंटू डी से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप जो आपके दोनों कंपोनेंट हैं फोर्स के Fx और Fy, उन दोनों को यूज़ करके आप मोमेंट निकालोगे, तो जो m होगा आपका वो हो जाएगा Fx डी साइन थीटा। यहाँ पे d साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है Fx का पॉइंट A से, ऐसे ही Fy डी कॉस थीटा, यहाँ पे डी कॉस थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y पॉइंट से, Fy फोर्स से। अब अगर हम इस इक्वेशन में Fx और Fy की वैल्यू रखते हैं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी। m बराबर F साइन थीटा
ब्रैकेट के अंदर डी साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर डी कॉस थीटा। फिर आप देखिए m बराबर आपका एफ डी ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फाइनली m आपका f इंटू डी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम मोमेंट केवल मेन फोर्स से निकालें या उसके कंपोनेंट से निकालें, दोनों के केसेस में मोमेंट की वैल्यू आपकी सेम आती है। यही चीज़ आपकी वेरिगन्स थ्योरम के द्वारा कही जाती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरलाइज थ्योरम ऑफ मोमेंट की। मान लीजिए किसी एक बॉडी पे आपके फोर्सेस F1, F2, F3 और F4 या Fn तक n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उन सब का रिजल्टेंट आपका R है। तो जो मोमेंट इंडिविजुअल फोर्सेस F1, F2, F3, F4, Fn फोर्सेस का होगा वो आपका बराबर होगा रिजल्टेंट के द्वारा जो मोमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है बॉडी में। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की। अगर किसी एक ब्रिजिड बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्सेस आपके कॉन्करेंट भी हो सकते हैं और नॉन कॉन्करेंट भी हो सकते हैं। इन सब फोर्सेस से जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उन सब का एल्जेब्रिक सम लेते हैं और वो आपका ज़ीरो के बराबर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। इस केस में आपका जो समेशन m है या मोमेंट का जो सम है वो आपका ज़ीरो के बराबर है। अगर हम कहते हैं कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में आपके जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं फोर्सेस के, वो बराबर होंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। अब हम बात करते हैं मोमेंट के एप्लीकेशन की। मोमेंट के एप्लीकेशन मेनली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला लीवर्स है, इसमें आपका सिंपल और कंपाउंड लीवर्स आते हैं। दूसरा आपका स्टील यार्ड है और तीसरा आपका लीवर सेफ्टी वॉल्व है। जो सबसे पहला है वो आपका लीवर्स है। लीवर्स में आप एक किसी भी डिज़ायर्ड लोड को या वेट को उठाने के लिए किसी भी एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हो जिसे आप कहते हो एफर्ट। और ये जो चीज़ हो रही होती है ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हो रही होती है जिसे हम कहते हैं फल्क्रम। और लीवर आपका एक स्ट्रेट रिजिड बार होता है। इसके बाद आपका आता है स्टील यार्ड। स्टील यार्ड में आप एक अननोन वेट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, जैसे कि इस फिगर में आप कैपिटल W की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। इस केस में एक नॉन वेट P यूज़ किया जाता है और इसका ये डिस्टेंस फल्क्रम F से नॉन होता है। इसको यूज़ करके आप इस अननोन वेट W का मान कैलकुलेट करते हो। इसके बाद है आपका लीवर सेफ्टी वॉल्व। ये मेनली आपका बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है और जब भी आपका बॉयलर के अंदर स्टीम की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, ये लीवर सेफ्टी वॉल्व ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन होता है और एक्स्ट्रा स्टीम उस बॉयलर के अंदर से निकल जाती है। इस केस में ये आपका फल्क्रम है, ये आपका डेड लोड है और स्टीम की वजह से आपका एफर्ट लगता है। इन तीनों को हम अलग अलग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लीवर्स आपके एक तरह के मैकेनिज्म होते हैं। ये मेनली एक रिजिड बार होते हैं जो कि आपके स्ट्रेट हो सकते हैं, कर्व्ड हो सकते हैं या बेंट हो सकते हैं और ये सब आपके एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं या टर्न करते हैं। इनका यूज़ हम मेनली फोर्स के इफ़ेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप को एक हैवी चीज़ उठानी हो तो आप एक स्मॉल फोर्स लगाकर उसे ईज़िली उठा सकते हो लीवर्स की मदद से। इनके एग्जाम्पल है सीसॉ, प्लायर्स और नट क्रैकर्स। जिस पॉइंट के अबाउट ये बार रोटेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं फल्क्रम। जो आप फोर्स लगा रहे होते हो
उसे आप कहते हैं एफर्ट। जो आपका वेट या लोड उठाया जाता है उसे हम डब्ल्यू या लोड से डिनोट करते हैं। फलक्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस है या फलक्रम से जो लोड तक की लेंथ है उसे हम वेट आर्म कहते हैं। और फलक्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म। तो इस केस में जो एफर्ट आर्म है वो आपका ए बी है और जो लोड आर्म है वो आपका है बी सी। अगर टर्निंग मोमेंट आपका लोड का और टर्निंग मोमेंट आपका एफर्ट का बराबर होता है तो आप कह सकते हो कि जो फोर्स जो आपका लीवर है वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यानी कि इस केस में अगर आप देखो तो P की वजह से जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और W की वजह से जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो आप कह सकते हो कि आपका जो लीवर है वो आपका इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम पिछले फिगर को ही लेके चलें तो अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम लेते हैं और उसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि पूरा लीवर आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह P जो आपने एफर्ट लगाया है उसका इंटू ए बी प्लस डब्ल्यू इंटू बी सी ये आपका ज़ीरो के बराबर होगा अगर आपका लीवर इक्विलिब्रियम में है तो इस तरह P इंटू ए बी बराबर हो जाएगा W इंटू बी सी। ए बी को आप स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं और बी सी को आप स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह आपको एक रिलेशन मिलता है W अपॉन P बराबर A अपॉन B। ये जो टर्म है W अपॉन P इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज या लीवरेज ऑफ द लीवर। तो आप कह सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपका लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, जो कि बराबर होता है आपका लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन लेंथ ऑफ लोड आर्म के। अब अगर हमें अपना मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ करना है किसी भी लीवर में तो हमें अपने एफर्ट आर्म की लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा या आपको अपने लोड आर्म की लेंथ को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपने लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ कर सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज एक तरह से आप कह सकते हो कि कितना मिनिमम फोर्स में कितना मैक्सिमम लोड उठा सकते हो वो वैल्यू होती है और वो चीज़ आपकी लेंथ ऑफ आर्म्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपके लीवर्स मेनली 3 तरह के होते हैं, सिंपल लीवर, बेल क्रैंक लीवर और कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर वो लीवर होते हैं जिसमें आपका एक एफर्ट होता है, एक लोड होता है और एक फलक्रम होता है। बेल क्रैंक लीवर वो लीवर्स होते हैं जिसमें आपका लोड और एफर्ट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। लोड आर्म या एफर्ट आर्म के बीच आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। कंपाउंड लीवर्स में आपके मल्टीपल एफर्ट्स होते हैं, मल्टीपल लोड्स होते हैं, मल्टीपल फलक्रम्स होते हैं। कंपाउंड लीवर का एग्जांपल आपका हैंड शेयरिंग मशीन है जिससे आप मेटल को कट करते हो, मेटल की शीट्स को कट करते हो। इसमें आप एक एफ़र्ट लगाते हो हैंडल पे और ये एफ़र्ट आपका लोड बनकर और फिर एफ़र्ट बनकर ब्लेड के ऊपर ट्रांसफ़र होता है और फिर ब्लेड के ऊपर जब एफ़र्ट लगता है तो वो आपका जो लोड है या मेटल की जो शीट है उसे कट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल लीवर की। सिंपल लीवर में एक फलक्रम होता है, एक वेट आर्म होता है और एक लोड आर्म होता है। ये किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और उन लोड को उठाने के लिए जो हमारा एफ़र्ट लग रहा होता है उसे ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे जो फिगर में वर्ड रेजिस्टेंस है वो आपका लोड है जिसे हम लिफ्ट करते हैं। ये सिंपल लीवर मेनली 3 क्लास में डिवाइड किए जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। पहली क्लास जो है क्लास 1 लीवर्स में, उसमें फलक्रम आपका बीच में होता है लोड और एफ़र्ट के बीच। इसका सिंपल एग्जांपल है कि जब हम एक बड़े से रॉक को एक
बार से मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें बार के नीचे एक छोटा सा स्टोन लगाना पड़ता है, जो कि आपका एक तरह का फलक्रम का काम करता है। और फिर जो फ्री एंड होता है उस पर हम अपना एफर्ट लगा के उस बड़े से स्टोन को ईजिली मूव कर सकते हैं। जो क्लास 2 लीवर है उसमें आपका जो लोड है वो आपका फलक्रम और एफर्ट के बीच में लाई करता है। इसका एग्जांपल है आपका नट क्रैकर या आपकी वो ट्रॉलीज जो कि लोड कैरी करती हैं। उस केस में आप देख सकते हो जो व्हील्स हैं वहाँ पे आपका फलक्रम होता है, जो सेंटर में स्पेस होती है जहाँ पे आप अपना सामान रखते हो वो लोड होता है, और उसके हैंडल पे आप अपना एफर्ट लगा रहे होते हो। जो क्लास 3 लीवर है इसमें आपका जो एफर्ट है वो बीच में होता है और फलक्रम और रेजिस्टेंस आपके एंड्स पर होते हैं। इसका एग्जांपल है फॉक, टोंग्स, क्या कहते हैं, आपका जो चिमटा होता है उसमें आप सेंटर में फोर्स लगा रहे होते हो और फलक्रम पीछे की तरफ होता है और सामने आप लोड उठाते हो। जो आपका दूसरी कैटेगरी है लीवर्स की वो है आपकी बेल क्रैंक लीवर की। इसमें आपका जो लोड आर्म है और एफर्ट आर्म है वो दोनों आपके एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं, और जो आर्म्स की लेंथ है वो अनइक्वल रहती है। इस केस में ए बी आपका एफर्ट आर्म है और बी सी आपका लोड आर्म है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड लीवर की। कंपाउंड लीवर कॉम्बिनेशन होता है एक से ज़्यादा सिंपल लीवर्स का। इसकी मदद से हम मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ करते हैं अपने मेन लीवर का 2 या 3 या 4 सिंपल लीवर्स को कंबाइंड करके। इस फिगर में आप देख सकते हो ए और बी आपका सिंपल लीवर पहला है, सी और डी आपका दूसरा सिंपल लीवर है। ए बी लीवर में फलक्रम ई पर है और सी डी लीवर में फलक्रम आपका डी पर है। बी और सी आर्म को आप यूज़ करके लीवर ए बी और डी सी लीवर को कनेक्ट कर रहे हो। तो जब आप पहला केस देखते हो ए बी लीवर का और उसमें मूवमेंट की इक्वेशन बनाते हो तो वो आपकी आती है R इंटू बी ई बराबर P इंटू ए ई। तो R यहाँ पे वो फोर्स है या वो लोड है या वो रेजिस्टेंस है जो कि आपका ए बी लीवर के लिए लोड का काम करेगा। तो R इंटू बी ई आपका बराबर होगा P इंटू ए ई के। इस तरह आपका जो R है वो बराबर हो जाएगा P इंटू ए ई अपॉन बी। ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब आप अपना जो दूसरा लीवर है सी डी उसको देखिए, तो उसमें जो पहला लीवर का आर है या लोड है वो दूसरे लीवर सी डी के लिए आपका एफर्ट बन जाता है। अब अगर आप इस में मोमेंट की इक्वेशन लगाते हो तो आर इंटू सी डी, क्योंकि इस केस में फलक्रम आपका डी पर है इसलिए आर इंटू सी डी बराबर आपका हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एफ डी। डब्ल्यू वो लोड है जिसे आपको लिफ्ट करना है। तो इस तरह से आपका जो आर है वो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एफ डी बाई सी डी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करें तो P इंटू ए ई अपॉन बी ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एफ सी अपॉन सी डी, या W अपॉन P आपका बराबर हो जाएगा A अपॉन बी ई इंटू सी डी अपॉन एफ डी। अब अगर आप ओवरऑल देखो तो जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है कंपाउंड लीवर का वो बराबर हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर ए बी इंटू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर सी डी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज है वो दो लीवर्स के मैकेनिकल एडवांटेज का प्रोडक्ट है। तो इससे आपका मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ कर जाता है कंपाउंड लीवर का। तो फाइनली हम कह सकते हैं अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है कंपाउंड लीवर का तो वो प्रोडक्ट होगा सिंपल लीवर्स के मैकेनिकल एडवांटेजेस का, जितने भी सिंपल लीवर से वो बना हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टील यार्ड की। स्टील यार्ड आपका
सेम होता है क्लास 1 लीवर की तरह, और इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी एक अननोन वेट W को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें F पॉइंट जो है वो आपका फलक्रम है, W1 आपका एक नोन स्मॉल वेट है जिसे आप एक स्केल CB पर मूव कर सकते हो। W2 आपका स्टील यार्ड का खुद का वेट है जो कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से एक्ट कर रहा होता है। अब अगर आपको किसी भी वेट को कैलकुलेट करना है, जैसे कि आपको W को कैलकुलेट करना है, तो उसे आप अपने शॉर्टर एंड पे लगाओगे और जो नॉन वेट है W1 उसे आप अपनी स्केल पे मूव करोगे, और ये मूवमेंट आप तब तक करते हो जब तक आपका पूरा का पूरा स्टील यार्ड हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता है। फाइनली जब स्टील यार्ड आपका हॉरिजॉन्टल है और आपका सिस्टम ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि आपका सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है। अब जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टील यार्ड आपका इक्विलिब्रियम में है, तो आप मोमेंट की इक्वेशन लगाकर अपने अननोन वेट W को कैलकुलेट कर सकते हो। तो W1 आपका हो जाएगा W1 इंटू FT बराबर W2 इंटू GF प्लस W इंटू AF। यहाँ पे आपके जो डिस्टेंसेस हैं FD, GF और AF, ये सारे के सारे आपके नोन डिस्टेंसेस हैं। इस इक्वेशन का यूज़ करके आप अपना अननोन वेट W ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व की। इसका यूज़ हम स्टीम बॉयलर्स में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ एक कांस्टेंट सेफ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है बॉयलर के अंदर। जैसे भी बॉयलर के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और स्टीम आपकी बॉयलर के अंदर से बाहर आ जाती है, और फिर आपका वापस वही नॉर्मल प्रेशर मेंटेन हो जाता है बॉयलर के अंदर। इस केस में जो W1 है ये आपका एडजस्टेबल वेट है, W2 आपका लीवर का वेट है, W आपका वॉल का वेट है, और F आपका फलक्रम है इस फिगर में, जो कि आपका E से डिनोट किया गया है। P आपका बॉयलर के अंदर प्रेशर है, और D आपका डाया है सेफ्टी वॉल का। अब अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या लीवर आपका इक्विलिब्रियम में है और हम मोमेंट आपका फलक्रम के अबाउट लेते हैं, तो जो आपकी इक्वेशन है W इंटू BE प्लस W2 इंटू ED प्लस W1 इंटू CE, ये सारे के सारे मोमेंट आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं, और वहीं जो वॉल के अंदर प्रेशर है वो उसको ऊपर की ओर ले जाता है, यानी कि ये जो प्रेशर की वजह से मोमेंट है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए माइनस P πd² इंटू BE। यहाँ पे जो आपने फोर्स कैलकुलेट किया है P πd², ये आपने निकाला है F इंटू प्रेशर इंटू एरिया के फॉर्मूले से। यहाँ पे जो वॉल का एरिया है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है आपका πd²/4, और P आपका प्रेशर है बॉयलर के अंदर से। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो लीवर सेफ्टी वाल्व के अंदर। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पैरेलल फोर्सेस का मोमेंट मेथड से। इसमें दो तरह के पैरेलल फोर्सेस होते हैं। पहला आपका होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट होती है। इसमें जो सबसे पहली क्लास है वो है आपकी लाइक और अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस की, जिसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू है R, वो आप निकाल सकते हो R बराबर F1 प्लस F2 से। उसके बाद जब आप पोजीशन निकालते हो, मोमेंट लेते हो जिस पॉइंट से आपका R पास हो रहा हो, यानी कि C, तो इस तरह से F1 इंटू AC आपका बराबर हो जाएगा F2 इंटू BC से। इन दोनों इक्वेशनों का यूज़ करके आप अपना रिजल्टेंट R का
मैग्नीट्यूड और पोजीशन निकाल सकते हो। जो दूसरा केस है वो है आपका अनलाइक और अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस का। इस केस में हमने ये माना है कि आपका जो फोर्स F2 है वो बड़ा है फोर्स F1 से। रिजल्टेंट R आपका बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2 के, और जो डायरेक्शन है वो आपकी होगी जिस डायरेक्शन में आपका लार्जर फोर्स है, यानी कि R की और F2 की डायरेक्शन आपकी सेम होगी क्योंकि F2 आपका बड़ा फोर्स है। अब बात आती है कि हम पोजीशन कैसे निकालें। तो इस केस में हम R को कंसिडर करते हैं वो किसी एक पॉइंट C पे एक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट आपका बाहर है लाइन AB के, जो कि परपेंडिकुलर लाइन है फोर्स F1 और F2 से। अब हम इस पॉइंट C के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, तो आपका F1 इंटू AC बराबर हो जाएगा F2 इंटू BC। इस इक्वेशन का यूज़ करके आप अपना R निकाल सकते हो। कपल आपका दो कोप्लेनर फोर्सेस से बनता है, और कपल के अंदर आपके जो दोनों कोप्लेनर फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड आपका सेम होता है, और ये दोनों फोर्सेस आपके एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं। फिगर में आप देख सकते हो F एक पॉइंट A पे लग रहा है और दूसरा F पॉइंट B पे लग रहा है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों आपके सेम मैग्नीट्यूड के हैं। इन दोनों की जो डायरेक्शन है या लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे से पैरेलल है, और ये दोनों फोर्सेस आपके लाइन AB से सेपरेट हैं, और ये जो लाइन आपकी AB कहलाती है वो कहलाती है आपकी आर्म ऑफ कपल। अगर आप एल्जेब्रिक सम निकालो कपल में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो होती है, या कह सकते हो आप समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो हैं, और या आपका समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस आपके ज़ीरो है। एल्जेब्रिक सम आपका फोर्सेस का ज़ीरो होता है। और आर्म ऑफ कपल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है D लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का। जो मोमेंट ऑफ कपल है वो आपका होता है प्रोडक्ट किसी भी एक फोर्स का और आर्म ऑफ कपल का, यानी कि आप कह सकते हो अगर आप कपल का मोमेंट निकालो तो वो होगा F इंटू डी। कपल आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका क्लॉकवाइज और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और कपल आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कपल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है कि एल्जेब्रिक सम फोर्सेस का जिससे कपल बन रहा होता है किसी भी डायरेक्शन में आपका ज़ीरो होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, या किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग वो आपका ज़ीरो होता है। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस का जो कि कपल बना रहे हैं किसी भी पॉइंट पर आपका सेम रहता है। जैसे कि अगर आपका कोई एक सेंटर पॉइंट है कपल आर्म पे या आर्म ऑफ कपल पे O, तो अगर आप उसमें मोमेंट निकालो तो जो आपका M होगा वो होगा F इंटू एक्स प्लस F इंटू वाई, या आप कह सकते हो F x प्लस वाई। और अगर आप मोमेंट ऑफ कपल निकालो तो वो होता है फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। यहाँ पे आर्म ऑफ कपल की लेंथ आपकी x प्लस वाई है, तो यानी कि आप कह सकते हो F इंटू एक्स प्लस वाई। तो आप कह सकते हो कि जो मोमेंट ऑफ कपल है वो बराबर होता है सम ऑफ मोमेंट्स के इंडिविजुअल फोर्सेस के। यहाँ पे एक कपल का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो कपल का मेन एग्जाम्पल है, जैसे कि आप किसी बॉटल का ढक्कन खोल रहे होते हो तो आप इसके दो एंड्स पे फोर्स लगा रहे होते हैं, बट जो फोर्स आप लगा रहे हो वो दोनों आपके एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और ये जो बॉटल का ढक्कन है उसके सेंटर के अबाउट काम कर रहा होता है, और जो फोर्सेस आप लगाते हो वो दोनों टेंजेंशियल होते हैं ढक्कन से। तो आप एक तरह का रोटेशन मोशन देते हो कैप को, जिसकी वजह से वो आपका कैप खुलता है। जो कपल की तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर
आपके दो कपल हैं और वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक ही डायरेक्शन में है या सेंस उनका सेम है, तो वो एक प्लेन में अगर काम कर रहे हैं तो उनका इफ़ेक्ट आपका सेम होगा। ये नहीं कि है कि अगर दो कपल आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं या डायरेक्शन के हैं, उनका एक ही प्लेन पर अलग अलग इफ़ेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है। जो अगली प्रॉपर्टी है कपल की, वो ये कहती है कि दो कपल जो कि एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, उनके मोमेंट इक्वल हैं, मगर उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी कि एक कपल को दूसरा कपल सेम मैग्नीट्यूड का बैलेंस करता है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, या एक क्लॉकवाइज है, दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज है। जो आपकी अगली प्रॉपर्टी है कपल्स की, वो ये कहती है कि मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, उसमें n नंबर्स ऑफ कपल काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम n की एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए 4 कपल्स हैं, वो काम कर रहे हैं। वो चारों कपल्स एक सिंगल कपल से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उन जो 4 कपल हैं उनका जो मोमेंट है वो आपका बराबर होना चाहिए उस सिंगल कपल से जिससे आप उन चारों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो अगली प्रॉपर्टी है कपल की, वो ये कहती है कि आप कभी भी एक कपल को किसी भी सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, मगर अगर आपका कोई सिंगल फोर्स है उसे आप रिप्लेस कर सकते हो एक इक्वल और लाइक फोर्स से। लाइक का मतलब है कि वो फोर्स जो कि सेम डायरेक्शन में है, किसी भी पॉइंट से पास होता हुआ, और एक कपल से। तो आप सिंगल फोर्स को रिप्लेस कर सकते हो एक फोर्स से और एक कपल से। जैसे कि नीचे दिए हुए फिगर में आपका एक फोर्स एक बॉडी पर लग रहा है ए पॉइंट पर, जिसकी वैल्यू है आपकी एफ। अब आपको इसको रिप्लेस करना है, तो इस केस में हम एक नया पॉइंट लेते हैं जिसे हम कहते हैं ओ। हमें अब अपने इस फोर्स एफ को रिप्लेस करना है एक कपल से और एक फोर्स से। इस चीज़ को करने के लिए आप ओ पॉइंट पे एक फोर्स लगाते हो एफ और माइनस एफ। ये दोनों फोर्सेस आपके एक दूसरे से अपोजिट हैं। अब क्या है, जो आपका फोर्स ए से पास हो रहा है प्लस एफ याला, और जो आपका फोर्स ओ से पास हो रहा है माइनस एफ, ये दोनों मिलके आपका एक कपल देंगे एम ओ। और जो आपका फोर्स ओ पे लग रहा था वो वैसे का वैसा रहेगा। तो इस केस में आपने क्या किया है, जो आपका फोर्स ए पे लग रहा था उसे आपने रिप्लेस किया है एक नए फोर्स से एफ, जो कि ओ से पास हो रहा है। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं, पहला वाला जो ए पे लग रहा है और नया वाला जो ओ पे लग रहा है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका सेम है, और उसके साथ आपको एक कपल लगाना पड़ रहा है एम ओ। इस तरह आप एक फोर्स को रिप्लेस कर सकते हो एक नए फोर्स और कपल से। अब हम बात करते हैं जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। एक बॉडी को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में तब कंसिडर करते हैं जब वो रेस्ट में होती है या मूव कर रही होती है किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं या जितने भी कोप्लेनर फोर्सेस हैं, उन सब का रिजल्टेंट आपका ज़ीरो होना चाहिए या ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जो कपल्स का या मोमेंट का रिजल्टेंट है वो भी आपका ज़ीरो है। जो डिफरेंट तरह की स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की वो हैं, जो पहली स्टेट है बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी। जो दूसरी स्टेट है जो रिजिड बॉडी है वो
एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, या रिजिड बॉडी आपकी रोटेट कर रही है बिना मूव करे हुए, या आपकी रिजिड बॉडी मूव कर रही है एक डायरेक्शन में और रोटेट भी कर रही है अपने आप। इन सब केसेस में बॉडी की वेलोसिटी, स्पीड या रोटेशन स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ये सब के सब आपके कांस्टेंट रहते हैं। जो आपकी जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें आपके दो लॉज यूज़ होते हैं। जो पहला लॉ है वो है आपका फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, और जो दूसरा लॉ है वो है आपका मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। जो पहला आपका फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है वो ये कहता है कि अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, उनके फोर्सेस सारे इक्विलिब्रियम में हैं, तो जो रिज़ल्टेंट है वो आपका ज़ीरो होगा। जितने भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस हैं वो आपके ज़ीरो होंगे, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस होंगे वो सब के सब आपके ज़ीरो होंगे। जो दूसरा लॉ है वो है आपका मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी के मूवमेंट इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके बराबर होंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, या आप कह सकते हो समेशन ऑफ मूवमेंट आपके ज़ीरो के बराबर होंगे। अब अगर हम बात करें कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम की, और हम कहते हैं कि ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इस केस में आपको दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। समेशन ऑफ एफ एक्स आपका ज़ीरो हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपके ज़ीरो हो। समेशन ऑफ वाई आपका ज़ीरो हो, आपके सारे वर्टिकल फोर्सेस भी आपके ज़ीरो होने चाहिए। अब अगर हम किसी कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम पर चेक करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आपको समेशन ऑफ जितने भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस हैं या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उन्हें ज़ीरो के बराबर रखना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ वाई ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं या वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस हैं वो आपके ज़ीरो होने चाहिए। और यहाँ पे आपको समेशन ऑफ मूवमेंट को भी चेक करना पड़ेगा कि वो आपका ज़ीरो में है कि नहीं। वहीं पे जब हम पैरेलल फोर्सेस के सिस्टम को चेक करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो उस केस में आपको ये चेक करना पड़ता है कि या तो आपका सम ऑफ एफ एक्स ज़ीरो हो या आपका सम ऑफ एफ वाई ज़ीरो हो, या जिस डायरेक्शन में आपका फोर्सेस अलाइन है, पैरेलल फोर्सेस अलाइन है, उसके अलॉन्ग फोर्सेस का सम आपका ज़ीरो होना चाहिए। और उसके अलावा आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि जो सम ऑफ मोमेंट है वो भी आपके ज़ीरो हों। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, एक नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का, नॉन पैरेलल फोर्सेस का और कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है, तो उसमें आपको अगर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो वो देखते हैं। सबसे पहले आपको जितने भी फोर्सेस हैं उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, और फिर उनका समेशन लेना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। इन सब का आप जब समेशन ले लोगे तो जो आपका रिजल्टेंट है वो आपको इस इक्वेशन से मिलेगा। उसके बाद अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की, तो आप सिंपल सी tan थीटा वाली इक्वेशन को यूज़ करोगे, जिसमें आपका tan थीटा बराबर होता है समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। अब आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो निकाल लिया रिजल्टेंट का उस सिस्टम में। अब बात आती है कि आप उस फोर्स को पोजीशन कहाँ करोगे, या आप अपने रिजल्टेंट की पोजीशन कहाँ पे रखोगे पूरे सिस्टम में। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको मोमेंट का मदद लेना पड़ेगा। इस केस में आपको कोई भी एक पॉइंट पूरे सिस्टम में कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर आपको रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट लेना है उस पॉइंट के अबाउट, और उसको इक्वेट करना है अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स के जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उसी सेम रेफरेंस पॉइंट के अबाउट। जब आप इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करोगे तो आपको
उस रेफरेंस पॉइंट से रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन पता चल जाएगी। अब हम बात करते हैं रिएक्शन एट सपोर्ट्स की। पिछले चैप्टर में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स देखे थे, कौन कौन से होते हैं। उसमें जो सबसे पहला केस था वो था आपका रोलर सपोर्ट का। रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा आपका वर्टिकल होता है, यानी कि ऊपर की तरफ होता है, और ये केवल आपका वर्टिकल लोड को कैरी करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप रोलर सपोर्ट पे साइड से कोई लोड लगाते हो तो ये जो आपका फ्रेम है या बीम है वो आपकी स्लाइड कर जाती है साइड लोड्स पे, इसलिए साइड से आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता है। जो दूसरा केस था वो था आपका पिन सपोर्ट का या हिंज सपोर्ट्स का। इस केस में आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है, और जो ये लोड को रेजिस्ट करता है वो पूरा दोनों आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड्स दोनों को रेजिस्ट। जैसे कि मान लीजिए ये कोई डोर है और ये आपकी कोई एक हिंज लगी हुई है। अब अगर आप इस पे एक हॉरिजॉन्टल लोड लगा रहे हो तो इस सपोर्ट पे आपको वापस उतना ही रिएक्शन मिलेगा। ऐसे ही जब आप इस डोर के ऊपर नीचे से या ऊपर से कोई भी लोड लगाते हो, तो जब आप नीचे से लोड लगाते हो तो हिंज में आपको इस डायरेक्शन से रिएक्शन मिलता है, और जब आप ऊपर से लोड लगाते हो तो आपको हिंज पे नीचे से रिएक्शन मिलता है। तो अगर आप किसी डोर को अंदर की ओर प्रेस करते हो या ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश करते हो तो वो मूव नहीं करता है। तो हिंज आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों देता है। वहीं पे अगर आप डोर को रोटेट करते हो या किसी एक पॉइंट पे लोड लगाते हो जो कि डोर की सरफेस पे है, तो ये डोर मूव कर जाता है या रोटेट कर जाता है। तो जब ये डोर मूव कर जाता है या रोटेट कर जाता है तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं मिलता है। इसके बाद आपका आता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट तीनों का रिएक्शन मिलता है, और ये तीनों तरह के लोड को कैरी कर सकता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या मोमेंट लोड को कैरी कर सकता है। आमतौर पे जो छतों में बीम यूज़ करते हो आप, वो आपका फिक्स सपोर्ट का एग्जाम्पल होता है। इस केस में आप अगर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लोड लगाते हो तो आपको दोनों तरह के रिएक्शन मिलते हैं। वहीं पे ये बीम आपको एक मोमेंट का भी रिएक्शन देती है। मान लीजिए ये आपका कोई फिक्स सपोर्ट है और इस पे आपने कुछ ऐसे इंक्लाइन लोड लगाया है, तो जो सपोर्ट है उस पे आपको एक RA वर्टिकल मिलेगा और एक आपका RA हॉरिजॉन्टल मिलेगा। अब अगर आप इसी बीम पे कोई मोमेंट लगाते हो तो आपको उतना ही रिएक्टिव मोमेंट वापस मिलता है। तो जो आपके फिक्स सपोर्ट हैं उसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट तीनों के रिएक्शन मिलते हैं। जो लास्ट है वो है आपका सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में केवल आपको वर्टिकल रिएक्शन फोर्स मिलता है और ये केवल वर्टिकल लोड्स को कैरी करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इतना पोर्शन था आपके थर्ड चैप्टर में। बाकी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।